अपग्रेड किया गया है। ऑडियो बेटर है पहले से? कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है? चलो, थैंक्स। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। 6 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला है आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया। दूसरा, दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण होता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, उनको रिप्लेस करने का, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है। तीसरा फैसला है उड़ीसा में कोस्टल हाईवे, पूरे कोस्ट में जो इसका फेज 1 आज अप्रूव हुआ है, रामेश्वर से कोणार्क से लेके पारादीप तक, यानी उड़ीसा के सदर्न टिप से लेके करीब आपके सेंटर तक आ जाएगा, पारादीप तक। फिर बिहार का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हाईवे का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, खगड़िया से पूर्णिया के बीच में 4 लेनिंग NH31 और 231 के सेक्शंस का है ये। पांचवा फैसला लिया गया है तेलंगाना में 2 बड़े हाईवे हैं जो वारंगल के साइड में हैं, उनका 4 लेनिंग का फैसला लिया गया। और छठा फैसला लिया गया मध्य प्रदेश में खरगांव ये अपने 2 NH347B के अपग्रेडेशन का। टोटल 39,290 करोड़ रुपीस के सारे बड़े फैसले हैं। सबसे पहला फैसला है ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण एक बड़ी समस्या उभरी है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF, इसका प्राइस बहुत बढ़ गया। जो अगर हम देखें तो मार्च में 60 रुपये पर लीटर ATF का प्राइस था, वो बढ़ के 142 रुपये हो गया मई 2026 में। अब इसका प्रभाव हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स पे न पड़े, और आज एक मिडिल क्लास के लिए भी सवारी बहुत अच्छी है, फ्लाइट के माध्यम से बहुत मिडिल क्लास के लोग भी ट्रैवल करते हैं, उनके पॉकेट पे बहुत बड़ा बोझ न पड़े, इसलिए सरकार ने ATF प्राइसेस को कैप कर दिया था 75 रुपीज़ 60 पैसा पे डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए। तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस तो उससे स्टेबलाइज हुए, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे क्राइसिस लंबा खिंचता गया तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कैसे एक विन 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 सोल्यूशन निकले, जिसमें विन फॉर द एयरलाइंस, विन फॉर द OMC कंपनीज एंड विन फॉर द सिटीजन्स, ये विन 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 फार्मूला कैसे निकले, उसके लिए बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया गया। एंड लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री, consultation with the banking sectors, consultation with the OMCs. Finally, the solution which has come out is a ATF price stabilization fund. ATF price stabilization fund में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स who want to participate in this, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा, और जब क्राइसिस फिनिश हो जाए तब उसका एक रीइंबर्समेंट और रिटर्न का भी मैकेनिज्म इसमें क्रिएट किया गया है। इसके सारे डिटेल्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से प्रॉपर एक डिटेल्ड स्कीम की गाइडलाइंस शेयर की जाएगी। मैं आपको नेट इसका बताना चाहता हूं कि इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा। और जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन सेक्टर में
पिछले दशक में जो बड़ा चेंज आया है, एयरपोर्ट्स डबल हुए, एविएशन सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रोथ का माध्यम बना, देश के इतने कोने कोने में एविएशन की एक पहचान बनी, लोग पहुंचने लगे, टूरिज्म को बेनिफिट मिला, कॉमर्स को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को, हेल्थ केयर को, स्टूडेंट्स को, सबको इसका बेनिफिट मिला। वो सेक्टर इस स्कीम से सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस से बाहर निकल के आएगा। और जो पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर के कारण हमारी जितनी भी इंटरनेशनल मतलब इंडियन कैरियर्स को जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए घूम के जाना पड़ता था, वो इससे मिटिगेट हो जाएगा, इससे काफ़ी कुछ हद तक मिटिगेट हो जाएगा। इंटरनेशनल कैरियर्स तो पाकिस्तान के ऊपर से जा सकते थे, हमारे डोमेस्टिक कैरियर्स कुड नॉट गो ओवर द पाकिस्तान एयर स्पेस। वो कनेक्टिविटी का जो इश्यू है वो भी इससे सॉल्व होगा। ये पहला आज का फैसला था। दूसरा है ओल्ड ट्रक्स और बसेस दिल्ली में, एनसीआर में, इनको रिप्लेस करने का एक 5041 करोड़ रुपीस का फंड, एक स्कीम आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में। जैसा आपने देखा होगा, हाल ही में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए। जो बड़ा फोकस किया गया है क्लीनिंग पे, प्लांटेशन पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन पे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए। उसमें जो एनालिसिस से निकला वो ये था कि 40% ऑफ द पार्टिकुलेट एमिशन इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और उसमें भी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स विच आर प्लाइंग इन द सिटी, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे 4 व्हीलर्स हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रक्स हो। इन सब में से भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो है ट्रक्स और बसेस। तो ट्रक्स एंड बसेस के रिप्लेसमेंट का, रिप्लेस दी ओल्डर व्हीकल्स विद मॉडर्न लेस एमिशंस वाले BS6 और CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे ट्रक्स और बसेस का रिप्लेसमेंट का स्कीम आज बना है। इट्स अ वेरी जेन्युइनली गुड स्कीम, बिकॉज इससे एक नेचुरल इंसेंटिव क्रिएट होगा और लोग जो भी पुरानी ट्रक्स और पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस करना चाहेंगे। अगर हम डेटा देखें तो BS1 to BS4 जो व्हीकल्स हैं, पुराने वाले व्हीकल्स हैं, वो 67% मोर CO और 97% मोर पार्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं कंपेयर टू द BS6 व्हीकल्स। तो उनको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो एक सब्सटैंशियल रिडक्शन आता है पार्टिकुलेट एमिशंस में। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है और इम्प्लीमेंटेशन 3 संस्थाएं भारत सरकार की, MORTH, MOHUA यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और NCR प्लानिंग बोर्ड, साथ ही साथ सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनेगा। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी आज सभी को आग्रह किया कि एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से दिल्ली के पोल्यूशन को टैकल करना चाहिए। इसमें हर एक डिपार्टमेंट अपने अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सबको देखना चाहिए, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, चाहे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जिनका भी इंटरेक्शन दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली के सिटी से रिलेटेड मैटर्स पे आता है, उन सब का इसमें रोल हो और एक कंसर्टेड एफर्ट करें जिससे कि दिल्ली के पोल्यूशन से एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ सके।
स्कीम के डिटेल्स आपके साथ मिनिस्ट्री से बहुत डिटेल स्कीम के गाइडलाइंस इश्यू होंगे। शॉर्ट में इस तरह का है कि 5% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा व्हीकल लोन पे, और मंथली फ्यूल वाउचर्स 5 साल के लिए विया दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एक्स शोरूम डिस्काउंट दिया जाएगा ऑटो कंपनीज द्वारा। साथ ही साथ पुराने व्हीकल को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स पे वहाँ पर उसे करना पड़ेगा स्क्रैप, या फिर किसी नॉन एनकैप सिटी के अंदर बेचे और इसकी जगह नया व्हीकल परचेज करें। राज्य सरकारों को रिक्वेस्ट करेंगे 100% एमवी टैक्स कंसेशन, रजिस्ट्रेशन फी पर वेवर और 10 साल के लिए उसकी वैलिडिटी करें। इस तरह की कई सारी चीज़ें जो आपके पास डिटेल में जब स्कीम का डिटेल्स मिनिस्ट्री से पब्लिश होगा वो देंगे आपको। बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इससे, और करीब करीब जैसा आपने देखा ट्रक्स और बसेस मिला के करीब 2 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स का इसमें रिप्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। तीसरा, उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के मैनिफेस्टो में भी था, और जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज़ जो है, चाहे फिशिंग हो, चाहे पान की खेती हो, चाहे राइस की, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, और जो एक देश का बहुत बड़ा पोर्ट है पारादीप, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया, और कोस्टल हाईवे का ग्रीनफील्ड कोस्टल हाईवे अलोंग रामेश्वर कोणार्क पारादीप सेक्शन, ये आगे नक्शा दिखाता हूं मैं आपको। इसको कोस्टल हाईवे के अगर मैप को हम देखें तो मैं उड़िया में बोलूँगा, जो उड़िया समझते हैं वो इसका आनंद लें, और जो उड़िया नहीं समझते हैं वो भी इस मीठी भाषा का आनंद लें। यदि आप ओडिशार नक्शा देखिए, ये ओडिशा मैप रे ऑल अलोंग द कोस्टल लाइन दीघा अच्छी वेस्ट बेंगल रे, सेठू आसिले बालेश्वर, चांदीपुर रू जोठी सबू मिसाइल गुड़िक लॉन्च हुए, सेठी तले आसिले सोरो, भद्रक, पारादीप रु कोणार्क जहाँ वर्ल्ड रो एंशिएंट सन टेम्पल अच्छी, कोणार्क तापर पुरी महाप्रभु जगन्नाथ भूमि, सेठू आसिले चिलिका, ये चिलिका लेक अच्छी, ये चिलिका लेक उपरे रामेश्वर जगह, यानी आज जहाँ अप्रूव है फर्स्ट फेज अप्रूव है 160 किलोमीटर्स रामेश्वर दे की पुरी कोणार्क को कनेक्ट करी की पारादीप। यार सेकेंड फेज डीपीआर तैयारी चली, सेटा पारादीप भितरकनिका दे की भद्रक, सोरो, बालेश्वर दे की दीघा। That means entire coastline from north up there, Digharu, south asile Bhogarairu, Neiki, all the way to entire coastal area ko connect karivaro a project achi. This project is for connecting the entire coastal areas of Odisha, and this is a very important project because this project will basically provide huge economic boost to the people living in the coastal areas. And the economic activities in the coastal areas of Odisha are multifarious, from betel nut to fishing to rice farming to Paradip port, which is a major port, very big port, to Puri and Konark, which are really significant parts of our culture and history and our devotion. And Konark has one of the oldest, one of the very famous sun temples. And Chilika Lake, I must request all of you to visit Chilika. This is one of the most beautiful places on earth. So must visit place.
So this entire area will be connected by this coastal highway. This project will be 100 kmph design speed, which means a high speed road corridor, and alternate to the NH16 and NH316. रामेश्वर यानी चिलिका के पास में जो है, वहाँ से पारादीप की ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगी, और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जगन्नाथ महाप्रभु जी का मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, पुरी बीच, इन सब का कनेक्टिविटी पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपकमिंग एयरपोर्ट है उससे कनेक्टिविटी होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है बिहार में, खगड़िया पूर्णिया सेक्शन। मैप पे अगर हम देखें इसको, पटना से जब निकलते हैं हम तो इस पूरे सीमांचल जाने के रास्ते में खगड़िया से पूर्णिया, सीमांचल में पूर्णिया आता है, इस पूरे सेक्शन में काफ़ी हाईवेज बने इन 10 वर्षों में, और पूरी रोड कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हुई है। इस ट्रांसफॉर्मिंग रोड कनेक्टिविटी में और इम्प्रूवमेंट लाए, और जनता की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे जनसाधारण की साधारण मानवी की जो एक्सपेक्टेशंस है, मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशंस है, उसके तहत आज खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर्स और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपीस। 4 लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। एग्जिस्टिंग 2 लेन रोड है जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा 4 लेनिंग से। ये इसका डिटेल्ड मैप है। यहाँ पर गंगा जी को क्रॉस करता है ये हाईवे, औंता सिमरिया 6 लेन ब्रिज, फिर आगे खगड़िया, खगड़िया से नौगछिया इधर होते हुए पूर्णिया की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये, और आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी इसी से जुड़ती है। फिर तेलंगाना में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लिया गया है। मैप पे अगर हम देखें तो इस तरह से है। ऊपर सेंट्रल इंडिया में नागपुर से आए, नीचे तेलंगाना की तरफ जब आते हैं, मंचेरियल है, वारंगल है, विजयवाड़ा नीचे आंध्र प्रदेश में आ गया। और इधर थोड़ा सा जाए तेलंगाना के तो आरमोर और नीचे आते हुए हैदराबाद और करीमनगर और वारंगल, ये सारा एरिया, इन सब को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे का सेक्शन है, 3 सेक्शन है इसमें से, आरमोर जगतियाल, जगतियाल मंचेरियल और जगतियाल करीमनगर। वापस अगर नक्शे पे इसको देखें, आरमोर से जगतियाल, जगतियाल से करीमनगर और इधर आगे मंचेरियल की तरफ। ये जो रेड में दिख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, ये तीनों के तीनों सेक्शंस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। आरमोर से जगतियाल 2,472 करोड़ रुपीस का है इन्वेस्टमेंट इसमें। जगतियाल से मंचेरियल 2,731 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, और जगतियाल से करीमनगर 2,395 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। इससे तेलंगाना के अंदर कनेक्टिविटी का एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में तेलंगाना को एक नया इकोनॉमिक हब बनाने का एक संकल्प लिया गया है। आपने देखा बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में भी हैदराबाद एक शहर है जिसमें 3 बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स एक साथ आए, और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स का बहुत सारा बेनिफिट तेलंगाना को मिल रहा है। हैदराबाद से अमरावती, अमरावती से चेन्नई वाला रूट, वैसे ही हैदराबाद से बेंगलुरु का रूट और हैदराबाद से पुणे का रूट, ये तीनों बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर्स तेलंगाना से होते हुए गुजरते हैं। तो तेलंगाना को सब्सटैंशियल कनेक्टिविटी का बेनिफिट मिलेगा। आज इस हाईवे के प्रोजेक्ट से भी एक सिग्निफिकेंट कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। और जिस तरह से एक इंफ्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गत दशक में बड़ा चेंज लेके आए हैं, उस चेंज से मिडिल क्लासेस हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी
किससे संबंधित हो, चाहे ट्रैवल हो, टूरिज्म हो, स्टूडेंट्स हो, या चाहे मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो, हर एक चीज में बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हाईवे का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है 4,415 करोड़ रुपीस के लिए के इन्वेस्टमेंट से 234 करोड़। इसको अगर हम पहले नक्शे पे देखें तो ये इंदौर और इस तरफ भोपाल, इंदौर भोपाल, ये जो नीचे वाला एरिया है इसमें काफ़ी एरिया है जो कि जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें खरगोन से खंडवा होते हुए और उसके आगे एक और सेक्शन रोधी से आशापुर होते हुए और आगे सेक्शन रोशनी से हिवार खेड़ी होते हुए बैतूल की तरफ, ये 3 सेक्शंस आज अप्रूव हुए हैं। जुलवानिया से खरगोन होते हुए देशगांव, फिर आगे खंडवा, रुधी होते हुए आशापुर और रोशनी से हिवर खेड़ी। ये एरिया में कनेक्टिविटी की बहुत सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है और ये सारे नर्मदा जी के क्षेत्र हैं। ये नर्मदा जी इसी एरिया से फ्लो करती हैं और बहुत ही अच्छा एक भारत की संस्कृति को अगर हम समझना चाहें तो इस एरिया में घूमना बहुत एक अच्छा अनुभव होगा। मैं कुछ समय जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे तब इन एरियाज़ में काफ़ी गया था। बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही मतलब देखने लायक भी है और लोग बहुत मीठा स्वभाव है यहाँ पे लोगों का, बहुत ही मीठा स्वभाव है। तो आप भी जरूर जाएं और इस कनेक्टिविटी से आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ये डिटेल्स है 2 लेनिंग एंड पेव्ड शोल्डर ऑफ हिवर खेड़ी रोशनी सेक्शन, 2 लेनिंग एंड पेव्ड शोल्डर ऑफ आशापुर रूडी सेक्शन और 4 लेनिंग ऑफ देशगांव जुलवानिया सेक्शन। ये जो बड़ोदरा खंडवा बैतूल का इकोनॉमिक कॉरिडोर है भारतमाला परियोजना में, वो भी उसके ही ये हिस्से हैं। और दूसरा खंडवा बरवानी को कनेक्टिंग सेक्शंस भी इसमें आज अप्रूव हुए। ये और डिटेल्स हैं हिवर खेड़ी से रोशनी और आशापुर से रुधी, ये है 1791 करोड़ रुपीस and 125 किलोमीटर लेंथ। देशगांव से जुलवानिया ये है 2624 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 109 किलोमीटर्स। ये और डिटेल में है, इस मैप में आप और डिटेल में देख सकते हैं कौन से शहर और डिस्ट्रिक्ट्स के कौन से हिस्से इसमें जुड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी अगर देखें तो नीचे मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र के साथ कनेक्टिविटी भी इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा और वेस्ट में अगर जाए तो गुजरात के साथ कनेक्टिविटी और ईस्ट में जाए तो छत्तीसगढ़ और आगे बंगाल के साथ कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी इस प्रोजेक्ट से होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में एनडीए 3.0 में इंफ्रा के बहुत बड़े फैसले लिए गए जिससे देश की एक ताकत बन रही है, देश की एक फाउंडेशन मजबूत हो रही है और आने वाले जनरेशन्स के लिए एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस इंफ्रा के डिसीजन से आती है। विशेषकर मिडिल क्लासेस के लिए, लो इनकम फैमिलीज के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट एक आता है। 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स जो कि करीब 2.5 लाख करोड़ के हैं, 35 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि 3.5 लाख करोड़ के हैं, 11 मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो करीब 1.5 लाख करोड़ के हैं और एयरपोर्ट्स और उड़ान करीब 38,000 करोड़ की, पोर्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी शिपिंग सेक्टर के लिए करीब 1.5 लाख करोड़, रोपवेज के लिए 6,500 करोड़ और हाइड्रो प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ से ज़्यादा और इंडस्ट्रियल पार्क्स, इंडस्ट्रियल सिटीज़ 62 करोड़, 60,000 करोड़ से ज़्यादा। लो इनकम फैमिलीज़ के लिए आवास योजना 5.5 लाख करोड़ और जल जीवन मिशन 8.5 लाख करोड़ और कोल गैसिफिकेशन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 37,000 करोड़। ओवरऑल 25 लाख करोड़ से ज़्यादा के फैसले ऐसे लिए गए जिससे कि देश के लिए एक मजबूत आधार बने, मजबूत नींव बने और आने वाली जनरेशन्स तक भारत जो विकसित देश, विकसित भारत बनाने का सपना है उसमें इन सब प्रोजेक्ट्स का योगदान हो। आपके क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू सर। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट। यस 238। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, ये जो
ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी गई है, वो अभी तक जो एटीएफ पे अंडर रिकवरी हो रही थी और मार्केटिंग कंपनियों को, क्या उसको भी कंपनसेट करेगी, और ये पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, थोड़ा ये समझना चाह रहे थे। और क्या कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कोई और भी डिसीजन लिए गए हैं जिसकी घोषणा भी नहीं हुई है? Two. Sir, Prakash Predashi from ET Now. With the announcement of the price stabilization fund, does this mean that ATF prices will not be revised on monthly basis? 18, sorry. No. Please. Sir. Three and then. Three. सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर मेरे दो सवाल हैं। एक सर, जो एटीएफ का आपने डिसीजन लिया है, क्या जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, या जो प्राइस मार्केट कोटेड है उसी से उनको फ्यूल बनाना होगा? दूसरा सर, जो आपने दिल्ली एनसीआर में ओल्ड बसेस और ओल्ड ट्रक्स के लिए जो स्कीम लेकर आए हैं, क्या इसमें आपने कोई टाइमलाइन भी सेट करी है कि जो BS4 से BS6 तक आपको कन्वर्ट करना होगा या इलेक्ट्रिक पे आपको शिफ्ट होना होगा? थैंक यू। 194. So hi sir. So one question on the ATF fund. What would you be looking at some sort of a commitment from the existing domestic airlines who will sign up for it? Is there some kind of fundings that they will also have to come in with for the fund? How does this fund actually work, sir? And how do you plan to fund this fund? Where will the money come from into this fund? Thank you. 67 here. Hi, sir. Sapna here from CNBC. Similar question on the ATS stabilization fund. I mean, it said that it's a self-evolving fund, self-sustaining. So how is this going to work? I mean, 10,000 crores as of now, the West Asia crisis is still on. So how quickly would the funds be actually utilized? And this money is definitely going to go to OMCs. I mean, that's what we understand in terms of their filling the gap on the recoveries. That's one. And sir, on a different note altogether, there has been a lot of expectation that government likely today the cabinet may have considered some certain important relaxations or relief measures for FPIs in the debt market. If you could clarify something on that front, sir. A lot of expectation. Thank you, sir. Third floor, 127. Hi, sir. Tvesh from Economic Times. Sir, I have two questions. The first is regarding the ATF price stabilization. Will there also be a commitment from airlines to regulate the ticket prices as well if they are getting ATFs at a concessional rate? And second, sir, regarding this scheme for phasing out old trucks and buses in Delhi, how much is the per unit subsidy that has been decided? 262. Yeah, on this scheme for phasing out of old trucks and buses, just wanted to know by when, these will be phased out. And this scheme is for how much, the time period? 22. Sir, I'm Deepak from Times of India. I have one question in English, another in Odia. So the first question about the Delhi buses. The cabinet decision you said is only for Delhi, but is it only for Delhi or for entire Delhi NCR? And the amount that you were talking about, 5,041 crore, is the central allocation. How much will be like the overall size of this entire scheme? And as everyone said, will there be a 2 year to phase out all the old buses, but the benefits will continue for 5 years? Second question on sir, this Odisha jo apno kahile coastal highway project, kete varshe seta complete hobo? And will it be a PPP or ki eta pura government funded hobo? Last question sir, today we saw you going with Mansukh Mandavia in a EV to cabinet meeting. Nitin Gadkari went with JP Nadda ji, G. Kishan Reddy, so Mr. Patil, lot of ministers went in carpooling. What was the idea? And most of you went in electric vehicles. So what was the message? Was it discussed in the cabinet? Next row, 142. Komal.
नमस्कार सर, कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। सर, ये जो स्कीम है पुराने ट्रक्स की अगर हम बात करें तो अभी कितने होंगे दिल्ली में ऐसे जिनको स्क्रैपिंग के लिए जाने चाहिए? और क्योंकि बसेस भी जो हैं ज़्यादातर ईवी चल रही हैं, तो बसेस की भी क्या ऐसी बसेस की संख्या भी कितनी होगी? और जो बाहर से ऐसे ट्रक और बसेस आएंगे जो पास करेंगे दिल्ली को, पॉल्यूशन उनसे भी इफेक्टेड होगा, तो उनके लिए भी लेकर के क्या कोई स्कीम है? 6 row 51. सर ये दिल्ली में जो ओल्ड ट्रक और अपना बसेस का परिचय भी phasing दे दें। out, सर मैं निशांत हूँ एएनआई से। जो ये फेज आउट करने का है दिल्ली और दिल्ली में ओल्ड ट्रक और बसेस को, उसी को लेकर के सवाल है कि दिल्ली में तो फेज आउट हो जाता है, लेकिन जब जो बाहर से बसेस या जो ट्रक एंट्री करते हैं उनको लेकर के क्या, क्योंकि उनमें ना तो मेंटेनेंस होता है ना ही वो जो बीएस का जो दिल्ली में मेंटेन किया जाता है उसको वो पूरा कर पाते हैं, तो उनके लिए एक दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से बात करके कुछ स्कीम लाई जाएगी क्या? Last 2 questions, 161 and then 212, 72. न्यूज़ सर, ये जो आप लोग फेज आउट कर रहे हैं, अभी एनवायरनमेंट डे होने वाला है परसों, तो उसमें दे आर सेइंग द कार्बन फुटप्रिंट व्हाट वी आर गोइंग टू create, you know, so so the EV is going to create such disaster. So why are we not looking for other technologies? अभी हम लोग इसको EV में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर वो EV को हम लोग फेज आउट करेंगे। सो EV लिथियम जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और उसका जो कितना डिजास्टर है सर, जो द कार्बन फुटप्रिंट नहीं है सर। 272. सर महेश केजरीवाल लोकसत्ता से। मेरा सर सवाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में जो ट्रकों को चेंज करने की बात हुई है, तो देश में कई ऐसे हमारे पास पॉल्यूटेड सिटी है, क्या उन सिटी की पहचान की गई है, वहाँ भी ये स्कीम लागू होगी या नहीं होगी? I think so. पहले मैं बस की क्वेश्चन लूँगा। बस में आपके क्वेश्चन, सबसे पहले तो टाइमलाइन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आए। स्कीम 2 साल के लिए है। दूसरा आया कि इम्प्लीमेंटेशन कितना किस चीज़ पे होगा। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली BS4 या उससे पुराने बस और ट्रक के लिए स्कीम है। BS4 और उससे पुरानी इनको रिप्लेस करेंगे BS6 या CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली ट्रक और बस से। एक क्वेश्चन आया कि क्या जो ये इस तरह के व्हीकल्स कितने हैं? इस तरह के व्हीकल्स का मैंने आपको डिटेल दिया था इसमें स्कीम में। जो एस्टिमेट है करीब 1,90,000 ट्रक्स हैं। आप यहाँ पे देखें, अगर सबसे नीचे वाला ये आइटम है, 1.9 लाख ट्रक्स है और 16,000 बसेस हैं, यानी करीब समझो मोटा मोटी अबाउट 2 लाख व्हीकल्स का इसमें कवरेज है पोटेंशियल। बाहर से आने वाली ट्रकों और बसेस का मैटर आया है। बाहर से आने वाली ट्रकों और बसेस को नेबरिंग स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके किया जाएगा। उनका इम्प्रूवमेंट, उनमें इम्प्रूवमेंट लाना है, तो इसीलिए अगर आप देखें इसमें PPT में भी लिखा है गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, इनके साथ इसमें कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। वैसे जो 2 लाख व्हीकल्स हैं दिल्ली का, जब अब जो सर्वे किया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, तो करीब करीब उसमें मेजॉरिटी, मैक्सिमम दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, उन्हीं का ये 2 लाख नंबर है। बाहर से आने वाली बसेस और ट्रक्स जनरली या तो ईस्टर्न पेरिफेरल से या वेस्टर्न पेरिफेरल से दिल्ली को बाईपास करके आगे निकल जाती हैं। दिल्ली के अंदर एंटर होने वाली संख्या बहुत कम है, और ये भी बहुत स्पष्ट तौर पे आज निर्णय लिया गया कि कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा बाहर से आने वाली बसों और ट्रकों पे। उनको राज्य सरकारों के साथ मिलकर, उनके साथ सलाह मशविरा करके, क्योंकि डिसरप्शन भी नहीं होना चाहिए किसी तरह का, तो डिसरप्शन ना हो, एक स्मूथ वे में ये फेजिंग होके आए, वो ध्यान रखें। और जैसा मैंने आपको मेन प्रेजेंटेशन के टाइम में बताया, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच इसमें लेंगे। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में हर एक डिपार्टमेंट क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है पोल्यूशन को कम करने के लिए, उन सब पे
उन सबको आज प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। टोटल आउटले आपको बताया करीब 5000 करोड़ की स्कीम है, और इस स्कीम के बारे में जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आपके सामने, वैसे मंत्रालय की तरफ से जब स्कीम के डिटेल्स आएंगे तब आएंगे। एक शॉर्ट समरी यहाँ पे रखी हुई है आपकी। पर यूनिट सब्सिडी वगैरह सारा विषय इसमें आता है, 5% इंटरेस्ट सबवेंशन, और काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है ये, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे और भी कई शहरों में प्रयास चल रहा है कि पुराने पोल्यूटिंग व्हीकल्स को रिप्लेस करें। आपने देखा कुछ समय पहले इलेक्ट्रिक बसेस का एक प्रोग्राम आया था कुछ ही महीनों पहले, तो दैट वाज फॉर रिप्लेसिंग द ओल्ड बसेस थ्रू आउट द कंट्री। So this is a constant effort for our government to reduce pollution load in the cities and villages. अब मैं आता हूँ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। इसका काफ़ी डिटेल में आपको जब स्कीम के सारे गाइडलाइंस मिनिस्ट्री इशू करेगी उसमें आएंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो कवर करता हूँ। एक तो जो पुरानी अंडर रिकवरीज हैं उसको इसमें स्कीम में कवर नहीं किया गया है। OMCs की आपने कहा था पुरानी रिकवरीज भी कवर करेंगे क्या, सो दैट इज नॉट कवर्ड इन दिस स्कीम। मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी MOPNG, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एयरलाइंस की, और ये मिल के तय करेंगे कितना कहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर करना है। इंटरनेशनल एयरलाइंस इसमें एलिजिबल नहीं है इस स्कीम में, ये केवल इंडियन एयरलाइंस के लिए है, भारत की एयरलाइंस के लिए। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए MOU साइन किया जाएगा एयरलाइंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बीच में। और अंडर रिकवरी जब भी प्राइस हायर होगा, जितना एडवांस मिलेगा इस फंड से OMCs को, और ETF प्राइस कम हो जाएगा, तब OMCs रिकवर कर पाएंगी अंडर रिकवरीज को। इसका डिटेल आपको प्रॉपर एक मिनिस्ट्री में देंगे। इसका टिकट प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और PSF फंड्स आएंगे इसके। हु विल फंड द फंड वाला जो क्वेश्चन था इधर से लेफ्ट से, वो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड से इसकी फंडिंग की जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड्स। उड़ीसा के हाईवे का जो आपने क्वेश्चन पूछा, उड़िया में पूछा, तो उड़िया में अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है ये। 3 से ज़्यादा लगेगा क्योंकि कोस्टल एरिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और काम करने में उसमें मदद पूरी मिल रही है राज्य सरकार की। 3 साल से थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसमें, और इसके बाद में इसको नॉर्थ की तरफ भी आगे एक्सपैंड करना है। बस इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।